Good morning, students. Welcome back to online class for computer science. We were discussing our chapter in which I told you about Python. The name of this chapter is Introducing Python. This is chapter number 6 of your computer book. The name of your computer book is Cyberbeans. In the previous class, I gave you homework in which I asked you to solve these expressions and write the answers here. Have you people done your homework? If yes, then it's very good. If no, then I will tell you how to solve this expression. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम आइडियली को कैलकुलेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। आइडियली को हम लोग कैलकुलेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट होता है, यहाँ पर हम ये एक्सप्रेशन लिखेंगे 23 मल्टीप्लाइड बाय 98, इसका आंसर आएगा 2254। और फिर हम ये एक्सप्रेशन लिखेंगे यहाँ पे विद ब्रैकेट्स। जैसे कि हम जानते हैं ब्रैकेट्स लगाना अपने कंप्यूटर सिस्टम में शिफ्ट की के साथ में हम लोग यूज़ करते हैं कीज़ को। शिफ्ट की के साथ में जब आप 9 दबाएंगे तो ब्रैकेट ओपन होता है और शिफ्ट की के साथ जब आप 0 दबाएंगे तो ब्रैकेट क्लोज हो जाता है, राइट। सो दिस हाउ वी डू आवर वर्क इन कंप्यूटर। देन डिवाइड की हमारे पास में होती है, ये भी हमारे कीबोर्ड पे अवेलेबल होती है। और फिर हमें इस तरीके से इस एक्सप्रेशन को कमांड प्रॉम्प्ट के आगे लिखना रहेगा। हमारा आंसर आएगा 52.66। ओके, नाउ ये हमें बोला गया था कि ये 2 स्टेटमेंट्स थे जो कि हमें आउटपुट करने थे इसी फॉर्मेट के अंदर। तो इसी फॉर्मेट के अंदर जब भी आपको कोई चीज़ को आउटपुट करना है तो मैंने आप लोगों को सिखाया था कि आप यूज़ कर सकते हैं प्रिंट कमांड, है ना। प्रिंट कमांड में आप विद इन द डबल कोट्स आप ये पूरी चीज़ जो यहाँ पे दी गई है आपको एज क्वेश्चन कि आपको उसको आउटपुट करना है, तो प्रिंट कमांड के अंदर आप विद इन डबल कोट्स लिख सकते हैं पाइथन वर्क्स इन 2 मोड्स। कोलन लगाएंगे, ये कोलन होता है डबल डॉट वाला, इंटरैक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड। और फिर आपका वो इन्वर्टेड कॉमा जो है वो बंद हो जाएगा। ये प्रिंट कमांड के अंदर ही हमें पूरा ऐसा का ऐसा लिखना पड़ेगा। ये एज इट इज़ ये स्टेटमेंट आपका प्रिंट हो जाएगा और नेक्स्ट लाइन में ऐसे ब्लू में टाइप होके आ जाएगा। वैसे ही आपको प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर डबल कोटेशन में इंटरप्रेटर इज़ अ लैंग्वेज प्रोसेसर लिखना रहेगा और आपका आउटपुट ब्लू में कमांड प्रॉम्प्ट के नीचे अवेलेबल हो जाएगा, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरिएबल्स इन पाइथन्स। अब देखिए, वेरिएबल्स वो वैल्यूज़ होती हैं जिनमें कि कोई कंटेंट स्टोर किया जाता है ना। वेरिएबल में आप कोई इंटीजर स्टोर कर सकते हैं, आप कोई डेसिमल नंबर स्टोर कर सकते हैं, आप कोई कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, आप कोई स्ट्रिंग वैल्यू यानी कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन भी आप वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। आप वेरिएबल के अंदर कोई एक्सप्रेशन जैसे कि ये एक्सप्रेशन, ये भी आप वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। सो वेरिएबल बेसिकली ऐसी एंटिटीज़ होती हैं या ऐसे कंटेनर्स होते हैं जो कि आपकी वैल्यू को पाइथन में स्टोर करने के लिए काम में आते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आप घर पे कोई सामान अपना लाते हैं और आप उसको अपने फ्यूचर यूज़ के लिए रखते हैं तो आप कंटेनर्स के अंदर उन सामान को डाल करके रखते हैं, राइट। तो जब आप कंटेनर्स के अंदर सामान को डाल के रखते हैं तो आपने देखा होगा कि आपके सामान जो हैं वो कंटेनर्स के अंदर स्टोर होने से ये फ़ायदा होता है कि वो जल्दी उनमें वो ख़राब नहीं होते हैं, उनमें एयर एक्सपोज नहीं होती है और आपका जो मटेरियल है वो सेफ रहता है। सो दिस इज़ अ जनरल एग्जांपल रिलेटिंग टू द किचन शेल्फ। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू इन पाइथन इज़ दैट you will need some storage so that you can hold the values for later use in the program. Such storage locations, they are known as variables. A variable can store only one data value at a time. Means to say that if you have stored in a certain variable a value, then you cannot store some other value into the same variable. You will have to use some different variable for that purpose then. Okay, so when a new value is stored in a variable, the previous value will get overwritten, यानी कि आप पुरानी वैल्यू को लूज़ कर देंगे अगर आप नई वैल्यू को अपने वेरिएबल में लिखते हैं तो।
असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर होता है पाइथन के अंदर जो कि वैल्यूज़ को वेरिएबल को असाइन करता है। जैसे कि ये स्टेटमेंट देखिए, x इक्वल्स टू 25, इसमें x वेरिएबल है, 25 वैल्यू है, असाइनमेंट ऑपरेटर से x को असाइन की गई है। ठीक है, अब थोड़ा सा और एग्जांपल देख लेते हैं। a वैल्यू 10 असाइन की गई है वेरिएबल a को, b इक्वल्स टू 20 वैल्यू 20 असाइन की गई है वेरिएबल b को, c इक्वल्स टू a प्लस बी, मैंने बताया था एक्सप्रेशन भी हम असाइन कर सकते हैं। तो a प्लस बी क्या है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, राइट। सो जब ऐसी एक्सप्रेशन को आप इस वैल्यू में स्टोर करेंगे तो इसका इवैल्यूएशन होगा, है ना। जैसे कि अगर c में क्या आना चाहिए, a में 10 था, b में 20 था, 10 + 20 30, यानी कि c में क्या स्टोर होगा, 30 स्टोर होगा। c - 10 यानी c की वैल्यू अब क्या हो गई है, 30 हो गई है। 30 में से 10 निकालेंगे, कितना बचेगा, 20 बचेगा। तो वैल्यू 20 a वेरिएबल में जाकर के स्टोर हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ असाइनमेंट ऑपरेटर वर्क्स। नाउ रूल्स टू राइट द वेरिएबल नेम्स। व्हाट आर द रूल्स टू राइट द वेरिएबल नेम्स? मतलब ये जो वेरिएबल के नाम हमने दिए थे a b c, इनको लिखने के क्या रूल्स होते हैं? ज़रूरी नहीं है कि आप यही नाम दें, अल्फ़ाबेट्स में ही डालें, आप कोई पर्टिकुलर नेम में भी कोई वैल्यू डाल सकते हैं। तो क्या होते हैं रूल्स वेरिएबल नाम लिखने के? There are certain rules in Python which have to be followed to form some valid variable names. The rules for valid identifiers variable name are, यानी वेरिएबल नेम को आइडेंटिफायर भी कहा जाता है, वेरिएबल नेम को आइडेंटिफायर भी कहा जाता है। आइडेंटिफायर को लिखने के, वैलिड आइडेंटिफायर्स को लिखने के रूल्स क्या हैं कि एक वेरिएबल नेम हमेशा अल्फ़ाबेट से शुरू होगा। वो अल्फ़ाबेट कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, वो आपकी मर्ज़ी है। मगर अगर आपने एक बार किसी भी केस का अल्फ़ाबेट यूज़ कर लिया, आपको वही केस यूज़ करना पड़ेगा थ्रू आउट द प्रोग्राम, नहीं तो पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, वो आपका वेरिएबल कंसिडर नहीं करेगी। और एक अंडरस्कोर एक ऐसा कैरेक्टर होता है आपके कीबोर्ड पे जिसको आप शिफ्ट के साथ में 0 के पास वाली की दबा करके अपने सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। तो अंडरस्कोर या अल्फ़ाबेट, इन चीज़ों से ही वेरिएबल के नाम स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल के नाम में अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, ABCD, डिजिट्स हो सकते हैं 0 to 9, और अंडरस्कोर हो सकता है। इसके अलावा कोई कैरेक्टर आप वेरिएबल में नामांकरण के लिए यूज़ नहीं कर सकते, वेरिएबल के नाम को रखने के लिए। इसके अलावा कोई भी कैरेक्टर आप यूज़ नहीं कर सकते। पाइथन के कीवर्ड को, जो पाइथन के ऑलरेडी कीवर्ड जैसे प्रिंट है पाइथन का कीवर्ड, जैसे कि आपके पाइथन का कीवर्ड है कोई भी कीवर्ड है, मैं आपको आगे और भी कीवर्ड्स के बारे में बताऊंगी। तो आप पाइथन के कीवर्ड्स को बेसिकली यूज़ नहीं कर सकते हैं, आप पाइथन के कीवर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं इन द वेरिएबल नेम्स, क्योंकि वो पाइथन के ऑलरेडी रिजर्व्ड हैं। वो कीवर्ड्स पाइथन अपने यूज़ के लिए ही लैंग्वेज यूज़ करेगी, उनको नाम की तरह यूज़ नहीं किया जा सकता। ठीक है, वेरिएबल के नाम की लेंथ कितनी भी हो सकती है, आप कितना भी बड़ा वेरिएबल नेम रख सकते हैं, और बस आपको ध्यान रखना है कि वो केस सेंसिटिव है। अगर A कैपिटल लिखा है और A स्मॉल लिखा है, दोनों डिफरेंट वेरिएबल नेम्स हैं, पाइथन इनको सेम रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। वैलिड वेरिएबल नेम्स देख लेते हैं। मैंने बताया था आपको, ये एक वैलिड वेरिएबल नेम है CLASS, इसमें हमने सारे अल्फ़ाबेट्स यूज़ करे। EMP_CODE एम्प्लॉय कोड वैलिड है, क्योंकि अंडरस्कोर यूज़ हुआ है, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हुआ है, अंडरस्कोर आया है, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हुआ है, नंबर्स आए हैं, क्योंकि हम नंबर्स भी डाल सकते हैं, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हुआ है। इनफैक्ट अगर आप चाहते हैं तो आप किसी चीज़ को अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहें तो अंडरस्कोर कोड, ये भी वैलिड वेरिएबल नेम हो सकता है, जो कि अभी आपके बुक ने नहीं दिखाया, मगर हमने देखा था कि अंडरस्कोर से भी वेरिएबल नेम को स्टार्ट किया जा सकता है। यूजुअली ऐसा होता नहीं है, सब अपनी सहूलियत के हिसाब से अल्फ़ाबेट से ही स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ अब हम देख लेते हैं कि इनवैलिड वेरिएबल नेम्स क्या क्या होंगे। एम्प्लॉय कोड, ये इनवैलिड है, क्यों? क्योंकि इसके बीच में स्पेस आ गई। 10 कोड इनवैलिड है, क्योंकि नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, डॉट्स का इस्तेमाल इसमें किया गया है।
इनवैलिड है, स्पेस का इस्तेमाल कर लिया गया, इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि अंडरस्कोर के अलावा कोई स्पेशल सिंबल यूज़ नहीं किया जा सकता। ABC @LTD नहीं यूज़ किया जा सकता, एल्स नहीं यूज़ किया जा सकता क्योंकि ये एक कीवर्ड है। कीवर्ड को हम पाइथन के वेरिएबल नेम की तरह यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे एक नोट दिया गया कि अगर एक वेरिएबल यूज़ हो रहा है, राइट, और उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की गई है ना, तो अगर वेरिएबल आपने यूज़ करा और उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की गई है तो एक एरर मैसेज आपके सामने आ जाएगा। ठीक है ना। एक कोड देख लेते हैं हम। यहाँ पे क्या हुआ था, एक वेरिएबल लिया गया a, इसको 100 वैल्यू दी गई। फिर दूसरा वेरिएबल लिया गया b, उसको असाइन की गई वैल्यू 200। प्रिंट किया गया x, अब x तो कुछ है ही नहीं, तो ये आपको एक एरर मैसेज देगा कि नेम x इज़ नॉट डिफाइंड। नाउ वर्किंग इन स्क्रिप्ट मोड। अब हम स्क्रिप्ट मोड में काम करना सीखने जा रहे हैं, राइट। इंटरैक्टिव मोड हमने देखा था। इंटरैक्टिव मोड में हमने क्या देखा था कि ऐसे हम आइडियली को एज अ कैलकुलेटर इंटरैक्टिव मोड में यूज़ कर सकते हैं। और इंटरैक्टिव मोड में हमने प्रिंट कमांड भी लगा के देखा था, हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया था, और हमने कुछ एक्सप्रेशंस भी प्रिंट कर ली थी इंटरैक्टिव मोड में। मगर अब हम चाहते हैं कि हम इंटरैक्टिव मोड जो है बेसिकली आपको छोटे कोड्स को रन करने में असिस्ट करता है, मगर अगर कुछ बड़े कोड्स आपको रन करने हैं तो वहाँ पे आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। इंटरैक्टिव मोड हमेशा स्मॉल प्रोग्राम्स के लिए यूज़ में आता है। अगर आपको कुछ ही कमांड लिखने हैं तो वहाँ पर आप आराम से काम कर सकते हैं, क्योंकि आउटपुट हाथों हाथ आपको मिल जाता है और स्टेटमेंट्स के बीच में ही आउटपुट कंप्रेस हो जाता है, तो एक तरीके से प्रॉब्लम नहीं होती है, आप आराम से आंसर देख सकते हैं। मगर अगर बहुत बड़े प्रोग्राम्स और आउटपुट हाथों हाथ निकल के आ रहा है तो आप लोगों को फिर इवैल्यूएट करने में बहुत दिक्कत आ जाएगी कि किसका आंसर कौन सा है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लेंदी प्रोग्राम्स के लिए स्क्रिप्ट मोड का यूज़ करते हैं। स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है, आप क्या कर सकते हैं, स्क्रिप्ट मोड के अंदर हमें क्या करना रहता है, हम क्रिएट करते हैं और एडिट करते हैं कुछ पाइथन प्रोग्राम्स को। इसमें हम अपनी फाइलों को सेव भी कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, ताकि हम बाद में उनका इस्तेमाल कर सकें। और कंप्लीट स्क्रिप्ट एक एडिटर में लिखी जाती है। एडिटर एक ऐसा एप्लीकेशन होता है जो कि आपकी मदद करता है कि आप उसमें कुछ लिख सकें। सबसे सिंपलेस्ट एडिटर जो हमारे विंडोज़ में अवेलेबल है वो है नोटपैड। ये हमारी एक्सेसरी है जो कि विंडोज़ के साथ में हमें फ्री में अवेलेबल होती है। अब एक स्क्रिप्ट बनाना सीख लेते हैं। स्क्रिप्ट को मॉड्यूल या प्रोग्राम फाइल भी कहा जाता है। आपने आइडियली ओपन करी, आइडियली ओपन करने के बाद में आप फाइल में जाएंगे। फाइल में जाके आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, उसमें सेलेक्ट करेंगे न्यू फाइल, आपको ऐसी शेल खुल के मिल जाएगी। इस न्यू विंडो में आपको एक कमांड्स टाइप करने हैं और जब आप इसे सेव करेंगे, फाइल में गए, न्यू फाइल करा, ऐसी फाइल खुल गई। आपको ये सारे कमांड्स टाइप कर लिए आपने। जब आपने इसको पूरा टाइप कर लिया, आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन फाइल मेन्यू में जा करके सेव पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सेव का। सेव पे क्लिक करेंगे, आपको आपके प्रोग्राम फाइल को नाम देना पड़ेगा। आपने यहाँ पे नाम दिया prog.1.py देना बहुत ज़रूरी, ताकि आप बता सकें पाइथन प्रोग्राम फाइल है। ये पाइथन फाइल्स का एक्सटेंशन होता है .py। प्लीज़ पे अटेंशन, पाइथन फाइल्स का एक्सटेंशन क्या होता है, .py। आप कोई भी नाम दे दीजिए, .py लगा दीजिए, सेव कर दीजिए, आपकी फ़ाइल सेव हो गई। अब आप क्या करेंगे, जब आपने फ़ाइल क्रिएट कर दी, अब आपको रन करना पड़ेगा। आपको रन करने के लिए वापस से आइडियली की पाइथन शेल चाहिएगी। पाइथन शेल आपको वापस से खोलनी पड़ेगी। आप फाइल में जाएंगे, पाइथन शेल खोलने के बाद में पाइथन शेल जैसे हम हमेशा से खोलते आए हैं, पाइथन प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते समय, पाइथन को खोलते समय आप फाइल में जाएंगे, आप ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे आपको सारी फाइल्स के नाम मिलेंगे। आप इसको ढूंढिए prog1.py, उसको आप ओपन करके क्लिक कर लीजिए। अब आप रन में जाके रन मॉड्यूल करेंगे, या फिर आप अपनी कीबोर्ड से F5 की प्रेस कर सकते हैं। इन दोनों ही के इनमें से एक काम करना है, या तो रन मॉड्यूल पे क्लिक करना है या F5 की प्रेस करनी है। आपके सारे कमांड्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे और आपको आपका आंसर अल्टीमेटली लास्ट में लिखा हुआ मिल जाएगा। ये मैं आपको एक डिफरेंस शो कर रही हूँ स्क्रिप्ट मोड का और इंटरैक्टिव मोड का। स्क्रिप्ट मोड में जब हम काम कर रहे थे तो हम ऐसे काम कर रहे थे, है ना। और जब हम इंटरैक्टिव मोड में काम करते हैं, जिसमें कि मैंने आपको पहले काम करना सिखाया था, उसमें आप इस रीति से काम करेंगे।
ठीक है. This is all about your script mode and interactive mode. Now I will tell you about data types in the next chapter, and I will explain you various functions which are available in Python. Till then you have to go through this video again and again if you want to learn Python really, and please pay attention that if you will listen to these videos carefully, then you will definitely learn Python very well. Okay, so all the best for learning. Keep learning. Take care. Bye bye.